हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि बिहार दरोगा पीटी एग्जाम्स के लिए है। जो हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन जो अभी रिसेंटली रहमान सर के द्वारा जो बुक पब्लिश की गई है उस बुक से अभी हम लोग देख रहे हैं। और आज इस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट्स इस बुक का ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। या फिर अन्य भी बहुत सारे बुक्स के प्रैक्टिस सेट्स जो है वो अपलोडेड है, वो भी जाकर देखिए। आपके जो आपका जो एग्ज़ाम है 26 दिसंबर को शेड्यूल्ड, उस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यह जो है वो लाभदायक साबित होगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो टेलीग्राम ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो आंसर के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद के लिए मंत्री जो है वो उत्तरदायी होते हैं। तो संघीय मंत्रिपरिषद के लिए मंत्री जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात कीजिएगा तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लुहारदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो क्षमा प्रदान करे। यह बिल्कुल प्राप्त, ये तो प्राप्त है। अनुच्छेद 72 आप लोग पढ़े होंगे, क्षमादान। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये नहीं प्राप्त है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार जो है वो संसद के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, आपातकाल की घोषणा करें। हाँ, ये बिल्कुल प्राप्त है कि आपातकाल आप लोग 3 अनुच्छेद पढ़े होंगे, 352, 356 और 360। फिर कह रहा है अध्यादेश जारी करे, ये भी राष्ट्रपति कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। आगे कह रहा है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। तो वह कौन सा अभिलेख है? वो है अशोक का 12वां शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक के 12वें शिलालेख में ही धार्मिक सहिष्णुता की बात जो है वो कही गई है। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात कीजिएगा तो यहाँ दिया हुआ है अशोक का 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख जो था वो बहुत प्रचलित था। इसी शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन की बात जो है वो कही गई है। वहीं अगर बात कर रहे हैं 7वें अभिलेख की, तो 7वां जो शिलालेख था उसका 7वें शिलालेख में इसने अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। आगे कह रहा है भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है। तो उसका नाम है आईएनएस ध्रुव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव जो है वो अपनी तरह का एक पहला समुद्री निगरानी जहाज है जो लंबी दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। यह जो है वो 10,000 टन का उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, जिसे डीआरडीओ और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य जो है वो आजीवन सदस्य होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। 6 सालों का टेन्योर होता है और हर एक 2 साल पे रिटायर्ड होते हैं। कह रहा है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ 2 और 3 जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। सही युग्म का चुनाव करने के लिए कह रहा है, हाँ ठीक है, कह रहा है खुजराहो चंदेल शासक, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है एलोरा गुफाएं सक, ये गलत है। एलोरा गुफाएं जो है वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। फिर कह रहा है महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, ये गलत है। महाबलीपुरम जो है वो कांची के पल्लव नरेश के द्वारा बनवाया गया था। फिर आगे कह रहा है मीनाक्षी मंदिर जो है वो पल्लव नहीं बल्कि पांडे शासक के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है सही चुनाव कीजिए, तो खुजराहो चंदेल जो है वो सही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। और उसके बाद फिर कह रहा है कि हाँ ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है।
तो देखिए विधानसभा एवं राज्यपाल नहीं, विधानसभा एवं विधान परिषद नहीं, विधानसभा एवं राज्यपाल नहीं, राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, ये सही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द जो है वो एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो कहाँ प्रयोग हुआ है? वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में। देखिए अनुच्छेद 352 में ऐसे तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, लेकिन उसी में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है वो राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है, तो यही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत के लिए समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहा? समापन समारोह में पूछ रहा है, उद्घाटन की अगर पूछ ले तब उद्घाटन में थे टेकचंद और समापन में थी अवनी लखेरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। पैरालंपिक की बात कर रहा है, पैरालंपिक में भारत जो है वो 19 पदक जीता है, जिसमें 5 जो है वो स्वर्ण है, 8 जो है वो रजत है और 6 जो है वो कांस्य पदक शामिल है। आगे कह रहा है भारतीय नागरिकता जो है वो नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता जन्म से तो प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण से प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नागरिकता की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, नागरिकता का उल्लेख जो है वो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। आगे कह रहा है कि 1 पिकोग्राम जो है वो बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम जो है वो 10⁻⁻15 किलोग्राम के बराबर होता है। यहाँ ऑप्शन आपका ग्राम में है, तो इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जो है वो किस शासक के काल में हस्तांतरित हुई थी? तो चित्तौड़ की संधि जो है वो 1615 ईस्वी में सम्राट जहांगीर और राणा अमर सिंह के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर। जहांगीर का जो टेन्योर था वो था 1605 से लेकर 1627 तक। आगे कह रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय संलयन के द्वारा, और इसी प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन बम का भी निर्माण किया जाता है। आगे कह रहा है कि अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख जो है वो कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? तो कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है जैनुल आबदीन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये जो जैनुल आबदीन जो था वो 1420 ईस्वी में कश्मीर का शासक बना था, और इसने जो था वो अपने शासन के दौरान हिंदुओं को पुनः धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हुए टूटे हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण, गायों की सुरक्षा, सती प्रथा पर प्रतिषेध, फिर जजिया कर को हटाने का आदेश, ये सारा चीज़ दिया था। और जो मुसलमान बने गए थे हिंदुओं, उनको पुनः हिंदू बनने और कश्मीर छोड़कर बाहर गए हिंदुओं को पुनः कश्मीर में बसने का अधिकार दिया था। इसीलिए इसको जो है वो कश्मीर के अकबर के रूप में जाना जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको बुध शाह और महान सुल्तान भी कहा गया है। आगे कह रहा है कि बरिंद्र घोष जो है वो किससे संबंधित थे? तो बरिंद्र घोष का संबंध जो था वो अनुशीलन समिति से था, क्योंकि बरिंद्र कुमार घोष जो थे वो भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से अनुशीलन समिति का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो नौजवानों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना था। बरिंद्र कुमार घोष से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने एक भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक भी लिखी थी। आगे कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए विशेष घोषणा में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो नहीं भरना होगा? तो यह जो है वो 75 साल से अधिक आयु वाले को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 75 साल से अधिक आयु वाले लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में? 1793 में। 1793 में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार किसानों से वसूले गए लगान का 10/11 भाग जो है वो सरकारी कोष में जमा करते थे, और शेष 1/11 भाग जो है वो अपने खर्च के पास लिए अपने पास रख लेते थे। क्लियर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता था। आगे कह रहा है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो है वो कहाँ पर हुआ?
तो देखिए मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 में हुआ था कराची में, और यही मुस्लिम लीग का संविधान भी बना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कराची में। वही अगर मुस्लिम लीग के ऐसे अगर बात कीजिएगा तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नेतृत्व में 1906 में हुआ था। आगे कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महामारी के कारण जीडीपी में आई अस्थायी कमी दूसरी तिमाही में, यहाँ पूछ रहा है दूसरी तिमाही में कितनी रही। देखिए दूसरी तिमाही में अगर बात कीजिएगा तो वो रहा है 7.5%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 7%। अगर पहली तिमाही में पूछ ले तो पहली तिमाही में था 23.9%। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है। तो प्रधानमंत्री कहे हैं कि 2047 में हमारा भारत के स्वतंत्रता का 100 साल पूरा हो जाएगा और उसी साल भारत जो है वो ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अब तक किस ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों, इन दोनों ओलंपिक में भारत जो है वो अभी तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में भारत जो है वो 7 मेडल जीतता है, जिसमें 1 गोल्ड रहता है, 2 सिल्वर रहता है और 4 जो है वो ब्रॉन्ज रहता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था। तो वो देखिए ऐसे तो अगर आपका आंसर इससे पूछा जाए कांग्रेस रेडियो का, तो उनमें मेन रोल जो था वो उषा मेहता का था। उषा मेहता जो थी वही उनके कुछ साथियों ने कई महीनों तक कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, लेकिन इसमें राम मनोहर लोहिया भी जो थे वो नियमित रूप से रेडियो पर बोलते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 राम मनोहर लोहिया जो थे वो नियमित रूप से रेडियो पर बोलते थे। लेकिन फिर नवंबर 1942 में पुलिस जो है वो इसको खोज निकाला था और इसको जब्त कर लिया था। आगे कह रहा है कि भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल जो है वो शामिल किए गए हैं। तो नए जो है वो टोटल 6 नए स्थल को शामिल कर लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 6, और अब टोटल हो गए हैं 42 पहले था और 6 और ऐड कर लीजिए, मतलब अब हो गए हैं 48। ये जो 6 हैं उसमें से कौन कौन है, उसमें है सतपुरा टाइगर रिजर्व, वाराणसी स्थित गंगा घाट, कांचीपुरम स्थित मंदिर, मध्य प्रदेश स्थित नर्मदा घाटी का बेड़ा घाट, लमेता घाट, ये सब जो है वो 6 स्थल हैं इसके। फिर कह रहा है कि 400 डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 400 डेज जो है वो चेतन भगत की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत। चेतन भगत की कुछ और भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड, 1 अरेंज्ड मर्डर, द गर्ल इन द रूम नंबर 105, ये सब जो है वो पुस्तक कुछ चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, 1919 अप्रैल 1913 अप्रैल 1919। चौरी चौरा की घटना कब, 5 फरवरी 1922। आगे कह रहा है चंपारण आंदोलन और मोपला विद्रोह। चंपारण आंदोलन की बात कीजिएगा तो 1917 और मोपला विद्रोह 1921। अब इसको आराम से सुमेलित कर लीजिए, आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है अबुल कलाम आज़ाद की बात कीजिएगा तो यह अल हिलाल के साथ मैच करेगा, फिरोज शाह मेहता जो है वो बॉम्बे क्रॉनिकल के साथ, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। आगे कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। ये बात कर रहा है अबुल कलाम आज़ाद की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अबुल कलाम आज़ाद देखिए 1940 में रामगढ़ के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और फिर इसके बाद डायरेक्ट होता है 1946 में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं JB कृपलानी। तो यह जो है वो 1940 से लेकर 1946 तक भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष होने का भी सम्मान प्राप्त है। आगे कह रहा है गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से कौन सी योजना जो है वो योजना बनाई है, योजना शुरू करने की योजना बनाई है। तो यह गुजरात सरकार जो है वो है वतन प्रेम योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वतन प्रेम योजना। गुजरात सरकार की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, किसान सर्वोदय योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये सब जो है वो गुजरात सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काकोड़ी षड्यंत्र केस जो है वो किस वर्ष में हुआ था। तो काकोड़ी षड्यंत्र केस की अगर बात कीजिएगा तो यह बात है 9 अगस्त 1925 को, जब लखनऊ के पास एक काकोरी नामक जगह है, वहीं 8 राउंड ट्रेन को रोककर उसमें से सरकारी खजाना जो है वो लूटा गया था।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंथेटिक कैनबोनाइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो सिंथेटिक कैनबोनाइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, चीन। आगे कह रहा है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह जो हुआ है वो हुआ है पुणे में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पुणे में। जो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर है उसने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला जो है वो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है वो शुरू किया है। नया यह जो सुविधा केंद्र है उसमें कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा और साथ ही वैश्विक मानकों के अनुसार इस क्षेत्र से कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। आगे कह रहा है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण जो है वो किसके काल में कार्यान्वित हुआ था? तो यह जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका टेन्योर जो था वो 1910 से लेकर 1916 तक था। बनी कब थी राजधानी? 1912 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी थी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी। आगे कह रहा है कि किसने सबसे अधिक आरोहियों के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो देखिए वो नेपाल की है, उनका नाम है कामी रीता शेरपा। वो 25 बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कामी रीता शेरपा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है। कह रहा है उन्होंने प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में कार्य किया था, ये गलत है क्योंकि उन्होंने एलिफिस्टन कॉलेज में गणित के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया था। आगे कह रहा है उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये बिल्कुल सही है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवाद पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। आगे कह रहा है कि हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? तो अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय बनी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ये जो है वो शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की प्रोफेसर थी, जो हाल ही में 15वां शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। उस शेख जायद पुरस्कार को ही अरब जगत का नोबेल पुरस्कार जो है वो माना जाता है। आगे कह रहा है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है वो मैदान में है को चिन्हित करिए। तो वो है गोमती नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी। यह नदी जो है वो पीलीभीत के निकट गोमा तालाब से निकलती है और लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आगे कह रहा है कि बगलिहार परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो बगलिहार परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर के एक जल विद्युत परियोजना है जो कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, चिनाब नदी पर स्थित है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला जो है वो पाई जाती है? तो देखिए आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा हजारीबाग, गया और मुंगेर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वो है। तो कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आधारित है वो है हास मूल्यक आयोग। तो इसको भार हास मूल्यक आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कह रहा है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। तो चंद्रमा की पृथ्वी, देखिए चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी की अगर बात कीजिएगा तो 410 किलोमीटर है और निकटतम दूरी की बात कीजिएगा तो 360,000, ये इतना किलोमीटर है और औसत दूरी है 384,365। तो इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो 364,000 किलोमीटर आपका सही आंसर मैच कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कह रहा है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो निर्मित हुए। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो पैलियोजिक महाकल्प में निर्मित हुए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है कि डेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो डेकन्सबर्ग पर्वत जो है वो दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है। तो देखिए वेनेजुएला धारा जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। कनारी धारा की बात कीजिएगा तो कनारी धारा भी एक ठंडी जलधारा है, लेकिन अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है। फिर कह रहा है अग्लुहास धारा। अग्लुहास धारा की अगर बात कीजिएगा तो ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। और ब्राजील धारा की बात कीजिएगा तो ब्राजील धारा जो है वो अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा जलधारा है। आगे कह रहा है कि चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो रूस की बैकाल झील है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 रूस में बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अति गहरी महासागरीय द्रोणियां जो है वो पाई जाती हैं। तो यह जो है वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भद्रावती इस्पात केंद्र जो है वो स्थित है। तो भद्रावती इस्पात केंद्र जो है वो भद्रा नदी पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 भद्रा नदी पर। आगे कह रहा है विश्व के किस क्षेत्र को आप बूसमैन से संबंध करेंगे। तो बूसमैन से आप संबंध कर सकते हैं कालाहारी क्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले बात कीजिएगा तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पे बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। और अगर न्यूनतम बात कीजिएगा सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जाति का कहाँ है, तो नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे देश में अनुसूचित जाति की जो कुल संख्या है वो 16.6% है। आगे कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाले समूह में कितने अन्य सदस्य थे ये पूछ रहा है। देखिए टोटल 7 थे, यहाँ अन्य सदस्य पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 6, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हटाकर इसका गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसमें सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी, ये सब जो थे वो इसके सदस्य थे। आगे कह रहा है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, हाँ बिल्कुल है। इसमें संसाधनात्मक रूप की सरकार है, ये भी है। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है, ये भी है। फिर आगे कह रहा है कि यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है, क्योंकि भारत में एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है। यहाँ केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सही है, चौथा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 3 जो है वो सही है। आगे कह रहा है दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बहनें उमेना सुमियामा और कोमे कोदमा ये किस देश की हैं। तो ये हैं जापान की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 जापान। ये लगभग इनकी उम्र जो है वो 107 साल और कुछ दिन, मतलब 108 साल के अप्रॉक्स इनका होने वाला है। आगे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान जो है वो शांत है, यह पूछ रहा है। प्रौढ़ शिक्षा, तो इसी के बारे में शांत है, तो यही आपका सही आंसर होगा। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, यह तो कहा ही गया है अनुच्छेद 43 में। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, यह भी कहा गया है अनुच्छेद 39 के क में। और बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वो 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले, यह भी कहा गया है अनुच्छेद 45 में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है कहाँ से कहाँ तक, वो है 36 से 51 तक भाग 4 में। आगे कह रहा है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी होगी। तो वो होगी 7.2%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो देखिए शिक्षा हो गया, वाट माप हो गया, वन प्राणी हो गया, वन हो गया, परिवार नियोजन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, ये सब को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में रख दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे कह रहा है कि विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है। तो यह जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है वो 3 सूचियां, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 7वीं अनुसूची के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वेग में वेग जो है वो अनुमानित है।
तो ध्वनि का वायु में वेग जो है वो अनुमानित है 330 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 330 मीटर पर सेकंड। आगे कह रहा है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। तो ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही महंगाई भत्ता जो डीए मिलता है वो मिलता है। और इस भत्ते का उद्देश्य जो है वो मुद्रास्फीति के साथ साथ वेतन के साथ समायोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे कह रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है वो होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है वो ठीक उसी तरह की होती है जिस तरह से ऊष्मीय विकिरण होता है, इसीलिए यह तरंग और कण दोनों में समान प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तरंग एवं कण दोनों के समान। आगे कह रहा है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो है वो होता है। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पटना में किसके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वो है। तो भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वो है कुटीर उद्योग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुटीर उद्योग। आगे कह रहा है कि आरबीआई ने खुले बाजार संचालन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है। तो यह है ऋण पत्रों में व्यवसाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर कह रहा है नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है। तो नरसिम्हम समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग संरचना सुधारों से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बैंकिंग संरचना सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। तो स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग जो है वो क्रेडिट कार्ड में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ जो है वो 1920 ईस्वी में यूएसए में किया गया था। और प्रथम बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड में 1959 में बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा निर्गत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है कि विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था, किसके लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के पूंजी निर्माण के आंकड़े जो है वो एकत्रित करने का काम कौन करता है। तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त है वो है। तो वो है सकल रेडिएशन थर्मामीटर। यह जो सकल रेडिएशन थर्मामीटर है यह तापमापी जो है वो स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जो है वो इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कह रहा है कि कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वो है। तो वो है एथिलीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एथिलीन। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो कान में पाने जाने वाली स्टपेज होती है वो है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक मछली है। तो यहाँ कौन जो है वो एक मछली है जो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग से संबंधित है, जिसको कि दरियाई घोड़ा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है मानव मूत्र का पीला रंग जो है वो एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहा जाता है। तो देखिए मानव मूत्र का पीला रंग जो है वो एक वर्णक के कारण उसमें उपस्थित जो यूरोक्रोम होता है उसके स्वरूप होता है। यूरोक्रोम क्या है, वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यूरोक्रोम। आगे कह रहा है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जेरेंटोलॉजी। वही और ऑप्शंस की बात कीजिएगा तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर रोग के निदान के लिए। टेरेंटोलॉजी की अगर बात कीजिएगा तो ये अप्राकृतिक रूप से जुड़े हुए मानव अंगों के विकार का अध्ययन कहलाता है। और ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो जीवाणु जनित रोग है। यहाँ अगर बात करते हैं तो टिटनेस जो है वो जीवाणु जनित रोग है। बाद बाकी हर्पीज, पीलिया और चेचक ये सब जो है वो विषाणु के द्वारा होता है, लेकिन टिटनेस जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है। ये बेसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। आगे कह रहा है कि एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग कौन है। तो वो है लंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा फेफड़े यानी ऑप्शन नंबर 3।
आगे कह रहा है 2,4-D है। तो देखिए 2,4-D एक ऐसा रसायन है जिसका उपयोग जो है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक खरपतवारनाशी है। आगे कह रहा है दूध उदाहरण है एक, तो दूध उदाहरण है इमल्सन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, यह पूछ रहा है। डीएसटी ये है, डीएसटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीएसआईआर ये भी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये भी है। डीएई भी है, डीएई का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये भी है। आईसीएसएसआर नहीं है, आईसीएसएसआर होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यह सामाजिक विज्ञान से संबंधित संगठन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है कि जैनिक प्रौद्योगिकी है। तो जैनिक प्रौद्योगिकी जो है वो अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है। तो यह जो है वो किसने किया है, जगदीश चंद्र बोस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बोस ने। आगे कह रहा है बिहार की पहली नदी जोड़ योजना जो है वो निम्न में से कौन सी है। तो बिहार की पहली यहाँ पूछ रहा है, भारत की नहीं। भारत की पहली अगर पूछेगा तो केन बेतवा नदी जोड़ योजना जो है वो देश की पहली नदी जोड़ योजना है। यहाँ बिहार की पहली पूछ रहा है जो कि देश की दूसरी है, तो वो है कोसी मेची नदी जोड़ योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें है कि क्या है कि एक नहर बनाकर कोसी के अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन में ले जाया जाएगा। आगे कह रहा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो कि एक इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीहरिकोटा में। आगे कह रहा है कि शांत घाटी जो है वो अवस्थित है। तो यह जो है वो केरल के पालघाट जिले के सघन वन को शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो देखिए यूपी जो है वो 3 चीज़ों के उत्पादन में अभी भी पहले स्थान पर है। एक है गेहूं, दूसरा है गन्ना और तीसरा है दूध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, गेहूं और गन्ना। आगे कह रहा है कि बिहार की महिला टीम ने 48वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्य कैरम चैंपियनशिप में किस राज्य को हराकर टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो यह किस राज्य को हराकर जीता है, आंध्र प्रदेश को फाइनल में 3-0 से हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है कि डिप्को वैन क्या है। तो डिप्को वैन की अगर बात कीजिएगा तो यह डीआरडीओ के द्वारा एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एंटीबॉडी पहचान आधारित किट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के द्वारा 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो यह जो है वो किनको दिया गया है, रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार जो है वो लोक सेवा कार्य के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, रामविलास पासवान। आगे कह रहा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली पुनर्वास परियोजना के तहत किस राज्य के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीता लाने की मंजूरी मिला है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कहाँ है, मध्य प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है नीरा टंडन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, नीरा टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का क्रम क्या है। तो बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का क्रम है अरवल, गोपालगंज और दरभंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ की दशकीय वृद्धि जो है वो 20% से नीचे रही है। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस देश की नोक संस्कृति जो है वो चर्चा में रही है। तो नोक संस्कृति जो है वो किस देश की, नाइजीरिया की। और नोक संस्कृति जो है वो अपनी टेराकोटा मूर्तियों के लिए जानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है उज्जैन स्थित है। तो उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसको कि अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो उज्जैन को प्राय अवंतिका के नाम से ही जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, शिप्रा नदी के तट पर। आगे कह रहा है रिलायंस जियो ने 2 नए उपसागरीय केबल सिस्टम बिछाने की शुरुआत की है। ये कौन सी 2 प्रणालियां हैं। तो ये 2 प्रणालियां जो हैं वो है IAX और IEX।
IAX का मतलब होता है इंडिया एशिया एक्सप्रेस और IEX का मतलब होता है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा वो उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद जो है वो वहाँ से आप इसका PDF जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।